कुंभ का ससुराल। बचपन से ही मैं अपनी माँ से महाकुंभ के बारे में सुनती आई हूँ। मेरी माँ बताती थी 144 साल में एक बार लगता है ये महाकुंभ। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि जब तक ये 144 साल वाला महाकुंभ लगेगा मैं तो कब की मर खप जाऊंगी। लेकिन देखो किस्मत वाली हूँ, 88 साल की हो गई लेकिन अभी भी सही सलामत बैठी हूँ। अरे दादी, मरे आपके दुश्मन, अभी तो आप 10-20 साल और रहोगी। वीर की बात सुनकर दादी हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, बहुत जी ली मैं। अब 10-20 साल और जीने की ना इच्छा बची है ना उम्र। तू मुझे बस इस महाकुंभ के दर्शन करवाने ले जा। कुंभ में नहा के जीवन भर के अपने सारे पापों से मुक्त होना चाहती हूँ मैं, ताकि जब ऊपर जाऊँ तो सीधा स्वर्ग का टिकट कटे मेरा। अरे दादी, आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसे धोने के लिए आपको महाकुंभ में डुबकी लगानी पड़े? बहुत ठंड हो रही है, यहीं पर गीजर में पानी गर्म करो और बाथरूम में डुबकी लगा लो। अरे चुप कर नालायक, जितना कह रही हूँ उतना सुन। अभी 2 महीना बाकी है, जल्दी से मेरी प्रयागराज जाने की टिकट करा ले। अभी 2 महीना बाकी है ना दादी, क्यों टेंशन ले रही हो आप? मैं कर दूंगा आपकी टिकट। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। दादी को टालने के बाद वीर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 1 हफ्ते बाद दादी वीर की पत्नी सीमा से कहती है, वीर को मैंने कहा था मेरी कुंभ के लिए टिकट करा दे, उसने कराई नहीं अभी तक। आजकल तो रोज ऑफिस से लेट ही आता है, मैंने तो कई दिन से देखा ही नहीं उसे। हाँ दादी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहने लगा है। सुबह भी जल्दी ही निकल जाते हैं और रात में भी ऑफिस से लेट आते हैं। जब तक ऑफिस से लौटते हैं आप सो चुकी होती हैं, इसलिए आपने कई दिन से उन्हें नहीं देखा। आप चिंता मत करिए, आज शाम को आएंगे तो मैं उन्हें याद दिला दूंगी। अरे नहीं बेटा, इतना काम है उसके पास, रहने दे, उसे परेशान मत कर। मैं किशन से कहकर करवा लूंगी। और वैसे भी अब इस उम्र में अकेली तो इतना दूर जाऊंगी नहीं, किसी को तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा ना। ऐसा करती हूँ, अपने साथ किशन और रमा बहू का भी टिकट करवा लेती हूँ। हम तीनों बड़े बुजुर्ग गंगा में डुबकी लगा कर आएंगे। दादी जी, महाकुंभ है, हमें कौन सा दोबारा देखने को मिलने वाला है? 150 साल तक कौन जिंदा रहने वाले हैं? अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर मैं किशन से कहकर सबकी टिकट निकलवा देती हूँ। शाम के समय जब सीमा का ससुर किशन दफ्तर से लौटता है तो दादी एक बार फिर कुंभ स्नान की बात लेकर बैठ जाती हैं। अरे माँ की अब उम्र हो चली है, मुझे तो लगता है सठिया गई है अम्मा। एक बात को पकड़ कर बैठ जाती है। अब ये महाकुंभ का नया तुर्रा पाल लिया इन्होंने। मैं कहता हूँ टीवी देखना बंद करवाओ इनका। पूरा दिन टीवी पर अगड़म बगड़म देखती है और फिर हमारा जीना मुश्किल कर देती है। अरे किशन, अब लोग गाय के साथ ही गुपचुप करता रहेगा या बाहर आकर अम्मा की भी सुनेगा तू? अब आ रहा हूँ अम्मा, जरा थकान हो गई है, चाय बनवाई है, पीकर आता हूँ। अरे नास पीटे, क्या लुगाई के पल्लू के नीचे बैठकर चाय पिएगा? यही दे जाएगी तेरी बीवी चाय। क्या अम्मा, तुम जरा सा लिहाज नहीं करती हो? अब बेटे बहू वाला हो गया हूँ मैं, घर में मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे चुप कर नालायक, माँ को इज्जत का पाठ पढ़ाएगा। अब बहू आ जरूर गई है घर में, लेकिन तेरी जवानी अभी कहाँ जा रही है? दुकान से आकर यहाँ 5 मिनट मेरे पास नहीं बैठ सकता, सीधा कमरे में भागता है जैसे कल का ब्याला हो। अरे जाने दीजिए ना, क्यों अम्मा जी मुंह खुलवा रहे हैं आप दोनों को तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे बहू के सामने अपनी इज्जत की भजिया नहीं बनवानी। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ अम्मा, जाने दीजिए। आप बताइए क्या कह रही थी आप? अब करी ना इस्ते पते की बात। तू ये बता, करा दी तूने टिकट? अरे अम्मा, अभी बहुत टाइम है, प्रयागराज ही तो जाना है, चांद पे थोड़ी ना जाना है जिसके लिए महीनों पहले से तैयारी करनी पड़े। आप चिंता ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। बस आप ना अपने घुटनों की मालिश कराकर एकदम फिट फाट हो जाओ। लास्ट मोमेंट पर आप पीछे मत हट जाना। बेटा, बचपन में तेरे घुटने चटकने लगे, लेकिन मैं तो अभी तक एकदम फिट हूँ। अरे खेतों में काम किया है हमने, बहुत ताकत है मेरे अंदर अभी। किशन की माँ कमला की दिल्ली इच्छा थी कि वो इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाए, और इसके लिए उन्होंने काफी दिन से पूरे घर में कोहराम मचाकर रखा हुआ था। लेकिन जब बेटे किशन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली तो कमला देवी के मन को थोड़ा संतोष हो गया। पूरे 2 महीने बाद, अरे किशन, ये टिकट कराने की जिम्मेदारी तूने अपने माथे ली थी ना?
क्या बात है बेटा, पूरे 2 महीने बीत गए, महाकुंभ को शुरू हुए भी 3 दिन गुजर गए, तेरे मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। अब कुछ बोलेगा या ऐसे ही दही जमा कर बैठा रहेगा मुंह में? अरे अम्मा, कितनी बार तो बोला आपको कि बहुत काम रहता है मुझे दुकान में, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, और तुम 2 महीने पुरानी बात पूछ रही हो। आपको याद दिलाना चाहिए था ना। अच्छा, बहुत काम रहता है तुझे। लुगाई को दिन में 2-2 बार फोन करना तो नहीं भूलता, माँ के काम कैसे भूल जाता है? देख किशन, कान खुलकर सुन ले, चाहे जो हो, कुंभ मेला तो मैं जाकर रहूंगी, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। अरे अम्मा, क्यों बात बात पर फैलने लगती हो आप? अभी कर दे रहा हूँ ना आपकी टिकट। 2 मिनट लगता है आजकल टिकट में। अब ये आपका जमाना नहीं रहा कि लाइन में लगकर धक्के खाकर टिकट बुक होगा। यहाँ बटन दबाया और खट से टिकट। अरे ये तेरी पटर पटर कैंची की तरह चलती जुबान अचानक से रुक कैसे गई? जुबान को लकवा मार गया क्या? वो अम्मा, टिकट तो एक भी खाली नहीं है, अब टिकट बुक नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों पर मन भर खरी खरी सुनाने वाली कमला ने उस बात पर तो किशन और रमा को इतनी जली कटी सुनाई कि कान के पर्दों से खून बह निकला। पूरे घर में तानों का जलजला आ गया। लेकिन अम्मा के व्यंग बाण थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो क्या कहते हैं ना, 105 भाषाओं में गाली देना कुछ ऐसा ही नज़ारा था इस समय कमला निवास का। जब लड़ाई झगड़ा और गुस्सा काम ना आया तो अम्मा ने चलाया अपना अगला और अचूक अस्त्र, सिंपथी अस्त्र। अगले दिन, बहू, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा है। तेरे बाबूजी दिख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बुढ़िया कितना जिएगी, अब चल मेरे साथ। हाय अम्मा, आप ऐसी बात ना करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया रात रात में? कुछ नहीं बेटा, बड़े बूढ़े कौन सा उम्र भर रहते हैं, आज नहीं तो कल जाना ही है मुझे। बस एक बात का मलाल रह गया मन में, जिस आस में इतनी लंबी जी गई वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बेटा, आखिरी ख्वाहिश मन में रख कर जाने का मतलब क्या होता है ये तू ना समझेगी। हाय राम, ये क्या पाप हो गया हमसे? ये तो है ही चिड़चिड़े और जहरीले। मुझे तो ख्याल रखना चाहिए था अम्मा का। ये तो कभी मन ही नहीं आया कि ये आपकी आखिरी इच्छा भी हो सकती है। अम्मा, आप फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। अम्मा की बातें सुनकर रमा का मन बड़ा भारी हो गया था। जैसे ही रमा कमरे से बाहर गई, दादी ने एक आंख खोलकर पोत बहू सीमा की तरफ देखा। गई क्या? हाँ दादी जी गई। जबरदस्त परफॉर्मेंस दादी जी, मजा आ गया। अरे आपने ऐसी एक्टिंग करी है कि मम्मी जी 2 लाख की भी टिकट मिल रही होगी ना, तब भी बुक करा देंगी अब आपके लिए। अरे माँ, इनकी कच्ची गोली थोड़ी ना खेली है मैंने, कुंभ स्नान तो करके रहूंगी मैं। सुनिए जी, चाहे जो करिए, लेकिन कुंभ तो हम जरूर जाएंगे। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। ओ महारानी, तुम्हारे कह देने से ना टिकट मिलेगा ना होटल में कमरा। होटल में कमरा क्यों ना मिलेगा? आग लग गई है क्या सारे होटलों में? 10,000 का एक कमरे का 1 रात का चार्ज है। हमें 3 कमरे लेने पड़ेंगे। इतना दूर जाओगी, 2 दिन तो रुकना पड़ेगा। माँ से भाग दौड़ होने से रही। कहाँ पहुँच रहा है खर्च, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? बस कह देने से सब नहीं होता। अम्मा की आखिरी इच्छा है और उन्होंने कहा कि अगर कुंभ नहीं तो प्रॉपर्टी भी नहीं, 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगी हम लोगों को। दुकान भी अपने भतीजे मोंटू को देकर जाएंगी वो। देखो, ट्रेन की जगह बस से चल सकते हैं, लेकिन होटल का क्या करें ये बताओ। पति की बात सुनकर रमा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। एक उपाय है, मेरी दूर के रिश्ते की बहन है ना, वो प्रयागराज में रहती है, मैं उससे बात करती हूँ। मिलने के बहाने जाएंगे और मज़े से कुंभ स्नान करेंगे। ना हींग लगेगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। होटल के 60,000 बचाने की खुशी में रमा अपनी बहन को फ़ोन घुमा देती है। राम राम कल्लो जीजी, कैसी हैं आप? बड़े दिन से याद आ रही थी आपकी। कल तो आपके बारे में अपनी बहू को बता रही थी, और उसके बाद जो हिचकी लगी मुझे, क्या ही बताऊं। सच्ची बहुत साल हो गए आपको देखे। वैसे अभी प्रयागराज का मौसम कैसा है? मौसम तो ठीक है रमा, लेकिन मूड मेरा बड़ा खराब चल रहा है आजकल। आजकल रिश्तेदार सब मतलब के यार हो गए। एक के बाद एक रिश्तेदारों की लाइन से लग गई है, जिससे देखो रिश्तेदारियां निकाल कर मुंह उठाकर चला आ रहा है। क्या बात कर रही हो? लेकिन ऐसा क्यों? अरे वही महाकुंभ लगा है ना इधर, हर कोई लगा है जुगाड़ में कि बिना खर्च के अमृत स्नान का पुण्य मिल जाए। एक बात बता, मन में इतना छल कपट रख कर कुंभ स्नान का क्या ही फायदा मिलेगा किसी को? तो विश्वास नहीं करेगी, अभी कलकत्ता वाली मौसी गई है और पता है जाते हुए मेरे पोते के हाथ में 10 रुपए पकड़ा गई। अरे अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि उधर कुंभ चल रहा है।
ठीक बोल रही हो आप। लोग मौका ढूंढते रहते हैं आजकल दूसरे को परेशान करने का। अरे तू छोड़ना इन मुफ्तखोर रिश्तेदारों को। तू बता, अचानक जीजी की याद कैसे आ गई तुझे? वो जीजी बस आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी तो सोचा मिलाते हैं। ठंड के मौसम में घूमने का अलग ही मजा होता है। गर्मियों में तो मेरा नुक्कड़ तक जाने को भी दिल नहीं करता। अच्छा आ जाना, क्या प्रॉब्लम है? कल्लू से कंफर्म करने के बाद रमा खुश होकर पति को बताती है। देखिए, रहने का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया कि हम उससे मिलने नहीं बल्कि कुंभ मेले के लिए आ रहे हैं। कुंभ दर्शन करने वालों से तो वो पहले से ही उखड़ी बैठी थी। उन्हें बता देती कि मैंने भी इसीलिए फ़ोन किया है तो मुंह की खानी पड़ती। अरे ठीक है ना, फिर हम लोग वहाँ जाकर नाटक करेंगे कि हमें कुंभ नहीं जाना, और फिर बातों बातों में बहाने से स्नान करके आ जाएंगे। बिना खर्च के सब मैनेज हो जाएगा। रमा और किशन ने पूरा प्लान बना लिया था और अब वो पूरे परिवार को लेकर कल्लू के यहाँ पहुँच गई थी। अरे रमा बहू, ये कैसा सस्ता सा होटल कर लिया किशन ने। इतना पैसा कमाता है, दुकान से कोई ढंग का होटल नहीं ले सकता था। क्या कह रही हो अम्मा, ये होटल नहीं है, मेरी जीजी का घर है। हम उनके घर में ही रुकने वाले हैं। कुछ तो सोचकर बोला करो। अरे कौन सी जीजी, तेरी यहाँ प्रयागराज में पैदा हो गई? तेरी बहन तो नासिक रहती है। जब हम उज्जैन गए थे तो उसके यहाँ रुके थे, बड़ी दावत उड़ाई थी उसके यहाँ, काफी खर्चा बच गया था। अम्मा क्या कर रही हो, चुप रहो ना। ये वो जीजी नहीं है, दूसरी जीजी है। आप समझाइए ना इन्हें। अम्मा क्यों गोड़ गोबर किए दे रही हो, थोड़ा चुप रहो ना। खैर किसी तरह अम्मा को चुप कराकर सभी लोग अंदर आते हैं। फिर कल्लो सभी के लिए चाय नाश्ता लगाती है। अगले दिन, मौसी जी लाइए, आपके पैरों की तेल मालिश कर देती हूँ मैं। हाय कितनी प्यारी बहू है रमा तेरी, सूरज सिरत दोनों से हीरा। अच्छा आजा कर दे मालिश। मौसी जी रुकी, पहले आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप चाय पीते हुए मालिश कराना तो आपको बोरियत नहीं होगी। सीमा मालिश करते हुए कल्लू से बातें करने लगती है। मौसी जी आपके यहाँ क्या क्या है घूमने के लिए, आप बताइए, मैं आपको घुमा कर लाऊंगी। अरे बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, और मैं तो उम्र भर से यहीं रह रही हूँ, सब घुमा हुआ है मैंने। फिर भी मौसी जी कुछ तो खास होगा। हाँ वो लगाए ना अभी संगम पर कुंभ मेला, फिलहाल तो सबसे खास वही है। अच्छा, कुंभ मेला का नाम तो मैंने भी सुना है, अच्छा होता है क्या? अच्छा ऐसा करते हैं, कल शाम को मैं गाड़ी बुक कर देती हूँ, तुम्हें घुमा लाएगा, खुद अपनी आंखों से देखो कैसा होता है क्या होता है, फिर बताना कैसा लगा। मौसी जी ऐसे क्या फायदा जाने का, पता नहीं कैसा होगा, आप चलेंगी तो ही मैं जाऊंगी। हाँ अच्छा मैं भी चलूंगी, आप खुश? रात को कमरे में, अरे सीमा बहू, तूने तो ऐसा तीर चलाया जाकर खट से बिल्कुल निशाने पर जा लगा। मैं तो सोच सोच कर परेशान थी क्या बहाना बनाकर कुंभ घूमने जाऊं, और तूने तो खुद जीजी के हाथों ही अपने लिए गाड़ी बुक करवा दी। ये हुई ना रमा की बहू वाली बात। रमा की बहू वाली नहीं, इससे कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। तुम लोग क्या गोल गोल बातें कर रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दादी आप बस कुछ बोलना नहीं, चुपचाप पहले कुंभ में डुबकी लगाओ, बाकी बातें बाद में बताएंगे। मतलब तुम लोग मिलकर उस कल्लो को पागल बना रहे हो। उसे पता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि कुंभ में डुबकी लगाने आए हैं। तभी मैं कहूँ ये अचानक से प्रयागराज में कौन सी जीजी पैदा हो गई इस बहू की। अरे अम्मा सही बताऊं तो मुझे खुद याद नहीं था कि प्रयागराज में कल्लू जीजी भी रहती है। मैं तो खुद आखिरी बार अपने भतीजी की शादी में मिली थी इनसे, शक्ल भी भूल गई थी। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, वहाँ से इनकी सारी डिटेल निकाली मैंने, और फिर क्या आ गए यहाँ। आपको पता भी है होटल के कमरे 10-12 हज़ार से कम के नहीं मिल रहे थे। तो तुम मुझे पहले ही बता देते ना। चलो जो कर रही हो सब ठीक कर रही हो। अब तो कल कुंभ में डुबकी लगाने की तैयारी बना लो। एक बार कुंभ स्नान हो जाए फिर हम अपने घर को चले। ठीक कह रही हो अम्मा, हम कौन सा यहाँ पर बसने आए हैं, बस कुंभ दर्शन करने आए हैं। कल फिर रात की ही बस पकड़ लेंगे। इधर रमा का पूरा परिवार कल्लो के साथ चली हुई चाल के बारे में बात करके मजे ले रहा था। उधर दरवाजे पर खड़े होकर कल्लो ने रमा की पूरी बात सुन ली थी। तो इसका मतलब रमा तूने भी मुझे धोखा दिया, तू भी यहाँ पर उन मुफ्तखोर रिश्तेदारों की तरह सिर्फ होटल के पैसे बचाने के लिए आई है। अगर ये बात भी थी तो मुझसे खुलकर कह देती, मैं कौन सा तुझे अपने घर में आने से मना कर देती। लेकिन ये जो तूने मेरी भावनाओं के साथ खेल खिलाया ना, इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तो तुझे मेरे इमोशंस को हर्ट करने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगले दिन अम्मा, रमा, उसकी बहू और बाकी के परिवार वाले कुंभ मेला जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके पड़ोसी गिरती पड़ती हालत में वहां आते हैं। कल्लो बहन एक गिलास पानी पिलाओ जरा।
अरे भाई साहब, आपकी हालत तो बड़ी बुरी लग रही है। क्या बात है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? अरे नहीं बहन जी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कुंभ मेला गया था। पूरी रात लाइन में खड़े रहे, तब जाकर सवेरे नंबर आया। और उसके बाद भी इतनी धक्का मुक्की, ऐसी मार कूट मची है वहाँ पर। स्नान करने के बाद वहाँ से निकलते निकलते मेरी हालत ऐसी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी बड़े बुजुर्ग और कमजोर दिल वाले को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बहन जी। अरे घर पर ही गंगा जल से स्नान कर लो, लेकिन वहाँ जाकर तो बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। वैसे आप लोग भी कहीं जा रहे थे क्या? सब लोग तैयार नजर आ रहे हैं। अब क्या बताए भाई साहब, हम तो खुद कुंभ ही जा रहे थे। वो मेरी बहन आई है ना, तो हमने सोचा बच्चों को घुमा लाते। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इतनी बुजुर्ग महिलाएं आपके साथ है, वो कोई बच्चों को घुमाने लायक जगह है? साधु और नागा बाबा का ऐसा हुजूम चल रहा है कि ना पूछो। वहाँ की भीड़ देखकर ही घबराहट होती है। पड़ोसी तो कुंभ की सारी कहानी सुनाने के बाद वहां से लौट गए थे और इधर दादी को भीड़ और धक्का मुक्की के नाम से घबराहट होने लगी। रमा बस हो गया मेरा कुंभ स्नान, तू ऐसा कर कैंसिल कर, मुझे नहीं जाना कुंभ में। अरे भैया, भीड़ में मरना नहीं चाहती मैं तो इज्जत की मौत मरूंगी। बेटा तुम्हारी दादी सही कह रही है, मेरी बिना हिम्मत जवाब दे गई है। और मैं कौन सा जवान हो रखी हूँ, वहाँ भगदड़ मच गई तो मैं भी संभल नहीं पाऊंगी। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चलो, हमें कहीं नहीं जाना। पड़ोसी से आंखों देखा हाल सुनाने के बाद सभी की इच्छा दम तोड़ गई थी और इस तरह बिना कुंभ के दर्शन किए बेचारे सभी लोग वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। मेरे साथ शतरंज खेलने चली थी ना तू रमा, ये देख, इससे कहते हैं शह और माल। प्रयागराज तक पहुंचकर भी कुंभ में डुबकी नहीं लगाने दी मैंने तुझे। आगे से किसी के साथ छल कपट करने से पहले 100 बार सोचेगी तू। अगले दिन रमा, जरा इधर तो देख, टीवी में दिखा रहे हैं प्रयागराज में कुंभ मेले की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ना कोई भीड़ है ना भगदड़। और तेरी बहन का पड़ोसी कह रहा था वहाँ भगदड़ मची पड़ी है। रमा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमा ने सोशल मीडिया पर कल्लो जीजी को कुंभ में डुबकी लगाते हुए फोटो देखी तो वो सारा माजरा समझ गई। कोई भगदड़ नहीं थी वहाँ, हम जीजी के साथ खेल खेलने चले थे और उन्होंने हमारे साथ ही चाल खेल दी।